Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to Rajan Institute of Management and Sciences. Hope all of you are doing well. Our subject is Principles of Animal Life, BS Zoology first, and I am your course instructor Sehri Shumar. Today's topic is about the nucleus and chromosome. ठीक है, हमने इसके अंदर जो है वो न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर को और इसके अंदर जो क्रोमोसोम्स पाए जा रहे हैं उसके स्ट्रक्चर को हमने डिटेल में डिस्कस करना है। सबसे पहले हम न्यूक्लियस देखेंगे कि न्यूक्लियस है क्या, इसको डिस्कवर किसने किया। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय एन इंग्लिश बायोलॉजिस्ट रॉबर्ट ब्राउन इन 1831। ठीक है कि रॉबर्ट ब्राउन हमारे पास इंग्लिश बायोलॉजिस्ट था जिसने 1831 के अंदर सबसे पहले न्यूक्लियस को डिस्कवर किया। अगर हम न्यूक्लियस को डिफ़ाइन करते हैं तो हम कहते हैं बेसिकली जो है ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि हर तरह की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर रहा होता है सेल के अंदर। ठीक है कि ये आप कह सकते हैं मास्टर प्लानर होता है, जैसे बिल्कुल जो है वो जस्ट एक्ट लाइक अ ब्रेन। ठीक है, जैसे हमारा ह्यूमन बींग्स के अंदर ब्रेन हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है, इसी तरह से एक सेल के अंदर जो उसका न्यूक्लियस है वो पूरे सेल के फंक्शंस को कंट्रोल कर रहा होता है, क्योंकि उसके अंदर जीन्स पाए जा रहे हैं और ये मोस्ट कॉन्स्पिक्यूअस ऑर्गेनेली होती है किसी भी यूकैरियोटिक सेल की। ठीक है, यहाँ पर हम जो है वो न्यूक्लियस की बेस पर सेल्स को दो कैटेगरीज़ के अंदर डिवाइड करते हैं। कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जिनके अंदर हमारे पास न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता, दैट आर कॉल्ड एज प्रोकैरियोटिक सेल, और कुछ सेल्स ऐसे होते हैं हमारे पास जिनके अंदर प्रॉपर न्यूक्लियस मौजूद होता है, दैट आर कॉल्ड एज यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल्स में हम कहते हैं दे डोंट हैव प्रॉपर न्यूक्लियस। प्रॉपर न्यूक्लियस से मुराद ये है कि उसके अंदर न्यूक्लियर कंटेंट तो ज़रूर होता है, लेकिन जो एक ऐसी बाउंड्री है जो न्यूक्लियर जिसे हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, जो न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्मिक मटेरियल से सेपरेट करती है, वो प्रोकैरियोट्स के अंदर एब्सेंट होती है। ऐसा नहीं है कि उनके अंदर जो है वो जेनेटिक मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ डीएनए या आरएनए मौजूद नहीं होता, बल्कि उनके अंदर जो है वो जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है जो कि पूरी सेल की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर रहा होता है, लेकिन उनके अंदर जो है वो एक सेपरेट मेम्ब्रेन नहीं होती जो कि उनके न्यूक्लियर कंटेंट को साइटोप्लाज्मिक मटेरियल से सेपरेट कर सके। इसीलिए हम कहते हैं कि उनके अंदर प्रॉपर न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता, सो दे आर कॉल्ड एज प्रोकैरियोटिक, जिनके अंदर हम मोस्ट कॉमन एग्जांपल जो है वो किंगडम मोनेरा की लेते हैं। किंगडम मोनेरा जिसके अंदर बैक्टीरियाज आ जाते हैं, ठीक है, वो सारे के सारे हमारे पास प्रोकैरियोट्स हैं, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स जिनके अंदर प्रॉपर न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता। और उसके अलावा हम यूकैरियोट्स की बात करें तो इन्हें हम कहते हैं दे हैव प्रॉपर न्यूक्लियस, क्योंकि उनके पास जो है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपको पता है एक ऐसी मेम्ब्रेन है जो न्यूक्लियस के कंटेंट को जो है वो साइटोप्लाज्म से सेपरेट कर रही होती है, एक प्रॉपर जो है वो स्ट्रक्चर बना रही होती है न्यूक्लियस का, जिसके अंदर जो है वो न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस और उसके अलावा जेनेटिक मटेरियल ईजिली जो है वो एनक्लोज हो जाता है, दैट इज़ कॉल्ड एज न्यूक्लियस। और इसके अंदर हम एग्जांपल्स जो है वो बाकी जितने भी हमारे पास किंगडम्स आ जाते हैं, जिसके अंदर किंगडम प्रोटिस्टा है, किंगडम फंजाई है, एनिमलिया और प्लांटी है, वो सारे के सारे यूकैरियोट्स हैं। इसमें डिफरेंस सिर्फ ये है कि हमारे पास जो प्रोटिस्टा है उसको हम कहते हैं यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स हैं, जिसके अंदर जो है वो अमीबा है, पैरामीशियम है, और इसके अलावा जो फंजाई हैं वो हमारे पास मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स हैं। प्लांट्स और एनिमल्स भी मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स हैं, लेकिन यहाँ पर फिर भी एक एक्सेप्शन आ जाती है कि फंजाई के अंदर जो हमारे पास यीस्ट है उसे हम कहते हैं कि वो यूनिसेलुलर है, बाकी जितने भी हमारे पास फंजाई होते हैं वो सारे के सारे मल्टी सेलुलर होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये यहाँ पर जो है वो हमने दो कैटेगरीज़ बनाई सेल्स की, दैट आर प्रोकैरियोटिक्स एंड यूकैरियोटिक्स। और इसके अलावा हम कहते हैं कि हमारे पास जो न्यूक्लियस का एवरेज डायामीटर है वो 5 से 25 माइक्रोमीटर तक हो सकता है। ठीक है, 5 to 25 माइक्रोमीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, और उसके अलावा हम देखें यहाँ पर लिखा हुआ इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द सेल एक्सर्टिंग अ कंट्रोलिंग इन्फ्लुएंस ऑन ऑल सेल एक्टिविटीज़। जैसे मैंने आपको बताया कि ये तमाम तरह की सेल की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है, इसलिए हम कह रहे हैं कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट या मोस्ट कॉन्स्पिक्यूअस ऑर्गेनेली है सेल की। इट इज़ यूजुअली स्फेरिकल और ओवल स्ट्रक्चर मोस्टली लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ सेल। ठीक है कि एनिमल सेल के अंदर ये जो है वो सेंटर में पाया जाता है, मोस्टली ये सेंटर में ही लोकेट करता है, लेकिन प्लांट सेल के अंदर न्यूक्लियस इज़ पुश टुवर्ड्स पेरिफेरी ड्यू टू लार्ज साइज वैक्यूल। चूँकि प्लांट सेल्स के अंदर एक बड़ा लार्ज साइज़ का वैक्यूल होता है, जिसकी वजह से वो जो लार्ज साइज़ का वैक्यूल है वो न्यूक्लियस को साइड की तरफ पुश कर देता है, जिसकी वजह से वो सेंटर में मौजूद नहीं होता। लेकिन जो एनिमल सेल्स हैं उन सब के अंदर जो न्यूक्लियस है वो सेंटर में पाया जाता है, स्फेरिकल शेप का हो सकता है या फिर ओवल स्ट्रक्चर उसका हो सकता है। सम सीव ट्यूब ऑफ वेस्कुलर प्लांट्स एंड द रेड ब्लड सेल्स ऑफ मैमल्स लैक न्यूक्लियाई एट मेच्योरिटी। सीव ट्यूब्स वेस्कुलर प्लांट जिनके अंदर जाइलम और फ्लोइम पाए जाते हैं, उनके जो सीव ट्यूब के सेल्स होते हैं उनके अंदर न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता। और अगर हम मैमल्स की बात करें तो उनके जो रेड ब्लड सेल्स हैं जिन्हें जो है वो मेच्योरिटी के ऊपर, क्योंकि जब वो इमेच्योर होते हैं तब तो उनके अंदर
जो है वो न्यूक्लियस मौजूद होता है, लेकिन जैसे जैसे वो मैच्योर होना स्टार्ट होते हैं, मैच्योरिटी गेन करते हैं, उनके अंदर न्यूक्लियाई जो है वो डिसअपेयर हो जाता है। क्यों डिसअपेयर हो जाता है? ताकि सरफेस एरिया को इंक्रीज़ किया जा सके। ठीक है, न्यूक्लियस की जगह जो है वो सरफेस जो है वो फ्री हो जाएगी, जिसकी वजह से वहाँ पर ईज़िली ऑक्सीजन को कैरी करना ईजी हो जाएगा, ज़्यादा ऑक्सीजन कैरी हो सकेगी और वो पूरी बॉडी को सप्लाई मिल सकेगी ऑक्सीजन की, ताकि जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतनी ज़्यादा ऑक्सीजन को कैरिंग करने की कैपेसिटी ज़्यादा होगी। इसीलिए न्यूक्लियस जो है वो मैच्योरिटी के ऊपर जो है वो वहाँ से डिसअपेयर हो जाता है। तो ये चंद एक एक्सेप्शंस हैं। उसके बाद हम न्यूक्लियस के जो है वो स्ट्रक्चर्स की तरफ मूव करते हैं। The nucleus is a membrane-bound structure that contain the cell's heredity information. Heredity information means कि जो जनरेशन आफ्टर जनरेशन ट्रांसफ़र हो रही होती है इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ जीन्स, वो न्यूक्लियस के अंदर ही पाई जाती है। एंड कंट्रोल्स द सेल्स ग्रोथ। ठीक है, सेल्स की ग्रोथ में इन्वॉल्व है, मीन्स कि जो सेल रिप्रोड्यूस कर रहा है, सेल्स जो है लार्ज हो रहा है, रिप्रोड्यूस कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, वो सारी की सारी जो है वो न्यूक्लियस पर डिपेंडेंट है एक्टिविटीज़। इट इज़ कॉमनली द मोस्ट प्रोमिनेंट ऑर्गेनेली इन द सेल। द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय अ स्ट्रक्चर कॉल्ड द न्यूक्लियर एनवेलप। ठीक है, कि ये इसके इर्द गिर्द एक कवरिंग मौजूद होती है, दैट इज़ कॉल्ड एज न्यूक्लियर एनवेलप। इसके अलावा अगर हम मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन की बात कर लें न्यूक्लियस की, तो हम कहते हैं इसके अंदर डीएनए पाया जाता है, जो कि डीएनए से आरएनए बनाता है, और आरएनए ही वही स्ट्रक्चर है जिसको हम यूज़ करते हैं ट्रांसलेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम कहते हैं कि ये जो डीएनए है ये न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। डीएनए जो है वो आरएनए बनाता है, स्पेशली मैसेंजर आरएनए बनाता है, और फिर ये मैसेंजर आरएनए ट्रांसलेशन के थ्रू जो है वो प्रोटीन्स बनाता है। इट मीन्स कि जो प्रोटीन्स का बनना है वो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली जो है वो डीएनए के ऊपर डिपेंड कर रहा है। इसीलिए हम कहते हैं कि जो डीएनए है वो न्यूक्लियस के अंदर स्टोर होता है और वो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली है। ये जो प्रोटीन्स हैं ये इन द फॉर्म ऑफ इंजाइम्स भी हो सकती हैं, या डिफरेंट अदर प्रोटीन्स हो सकती हैं जो हमारे बॉडी के स्ट्रक्चर को बना सकती हैं, या फिर हमारी बॉडी की जो है वो हमारी बॉडी के जो डिफरेंट आप कह सकते हैं स्ट्रक्चर हैं या फंक्शंस हैं वो इन प्रोटीन की बेस पर जो है वो कैरी हो रहे होते हैं। इसके अलावा न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है, जो वो जो है वो सेल डिवीजन के दौरान नेक्स्ट सेल के अंदर ट्रांसफ़र भी करते हैं, और ये जो ट्रांसफ़र ऑफ मटीरियल है ये जनरेशन आफ्टर जनरेशन कंटिन्यू रहता है थ्रू दिस न्यूक्लियस। इसलिए हम कहते हैं कि न्यूक्लियस जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है इन द सेल। उसके बाद दिस मेम्ब्रेन, ये जो हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है जिसे हमने कहा कि न्यूक्लियस की गिट पाई जा रही है, इसका काम क्या है? दिस मेम्ब्रेन सेपरेट्स द कंटेंट्स ऑफ द न्यूक्लियस फ्रॉम द साइटोप्लाज्म। कि ये जो न्यूक्लियर एनवेलप है ये पहले तो न्यूक्लियस को इनक्लोज कर रहा होता है, और इसके बाद ये न्यूक्लियर कंटेंट को साइटोप्लाज्म से सेपरेट भी करता है। ठीक है, और ये जो है वो द सेल्स क्रोमोसोम्स आर आल्सो हाउस्ड विद इन द न्यूक्लियस। के सेल्स के जो क्रोमोसोम हैं वो भी न्यूक्लियस के अंदर ही मौजूद होते हैं। जैसे यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि ये हमारा न्यूक्लियस है, ये इसकी न्यूक्लियर एनवेलप है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। ये बेसिकली डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर न्यूक्लियर पोर्स भी पाए जाते हैं, न्यूक्लियर पोर्स, और यही न्यूक्लियर पोर्स हैं जो कंटिन्यू होते हैं विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ पर आपको नज़र भी आ रहा है कि ये जो न्यूक्लियर पोर हैं ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ कंटिन्यू हो रहे हैं। और उसके अलावा इस न्यूक्लियस के अंदर एक न्यूक्लियोलस स्ट्रक्चर पाया जाता है, और उसके अलावा इसके अंदर एक न्यूक्लियोप्लाज्म मतलब एक फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होता है, और उसके साथ साथ इसके अंदर क्रोमोसोम्स भी पाए जाते हैं, जिसके अंदर ये जो क्रोमोसोम है इसकी कंपोजिशन की बात करें तो इसके अंदर डीएनए होता है और हिस्टोन प्रोटीन्स होती हैं। Chromosomes contain DNA which provide the genetic information necessary for the production of the other cell components and for the reproduction of life। कि क्रोमोसोम्स जो है उसके अंदर डीएनए पाया जाता है, और डीएनए आपको पता है नेसेसरी है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैरी करने के लिए और रिप्रोडक्शन के लिए। और अगर हम क्रोमोसोम्स की एज अ होल जो है वो कंपोजिशन की बात करें तो क्रोमोसोम इटसेल्फ जो है वो डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बना होता है। ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन्स। इसके अलावा नेक्स्ट हम देख लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। अगर हम डिटेल में डिस्क्राइब करें स्ट्रक्चर को, एवरेज डायमीटर ऑफ द न्यूक्लियस इज 6 माइक्रोमीटर विच ऑक्यूपाइज अबाउट 10% ऑफ द सेल वॉल्यूम। ठीक है, कि इसने 10% सेल के वॉल्यूम को घेरा होता है, जिसके अंदर न्यूक्लियर एनवेलप पाया जाता है जो कि कवरिंग है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जिसे हम कह रहे हैं न्यूक्लियोलस है, ये आपको हाईली स्ट्रेन्ड स्ट्रक्चर सेंटर में नज़र आ रहा है। क्रोमोसोम्स इसके अंदर पाए जा रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन भी ये क्रोमोसोम मौजूद होते हैं, और इसके साथ साथ इसके अंदर फ्लूइड लाइक मटेरियल होता है दैट इज़ कॉल्ड एज न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर देखें आपको आउटर मेम्ब्रेन नज़र आ रही है, इनर मेम्ब्रेन नज़र आ रही है, जो मिलकर न्यूक्लियर एनवेलप बना रहे हैं दोनों। न्यूक्लियोप्लाज्म है, न्यूक्लियोलस है, क्रोमेटिन मटेरियल है इन द फॉर्म ऑफ
क्रोमोसोम, न्यूक्लियर एनवेलप है जिसके ऊपर आपको पोर्स नज़र आ रहे हैं, दैट आर कॉल्ड एज न्यूक्लियर पोर्स, और यही न्यूक्लियर पोर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ कंटिन्यू होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और इसके अलावा अब हम इसके स्ट्रक्चर को डिटेल में देखते हैं। सबसे पहला हमारे पास जो पार्ट है दैट इज़ न्यूक्लियर एनवेलप। एनवेलप कह रहे हैं किसी भी कवरिंग को, किसी भी ऐसी चीज़ को जो कि एक एनक्लोज कर रही होती है, बाउंड्री को कहते हैं। ठीक है, जैसे आपको ये न्यूक्लियस के कंटेंट जो नज़र आ रहे हैं, इसको कवर करने के लिए न्यूक्लियर एनवेलप मौजूद होती है। द डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन एनक्लोजिंग द न्यूक्लियस ऑफ द यूकैरियोटिक सेल। यहाँ पर स्पेशली हमने यूकैरियोटिक सेल को मेंशन किया है क्योंकि ये जो प्रोकैरियोटिक सेल है इसके अंदर न्यूक्लियर एनवेलप मौजूद नहीं होती या न्यूक्लियर कवरिंग मौजूद नहीं होती, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर प्रॉपर न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता। क्योंकि मेजर डिफरेंस ही यही है कि यूकैरियोट्स में न्यूक्लियर एनवेलप पाई जाती है जबकि यूकैरियोट्स में न्यूक्लियर एनवेलप मौजूद नहीं होती। बाकी जो स्ट्रक्चर्स हैं न्यूक्लियस के जो मटीरियल है वो प्रोकैरियोट्स के अंदर भी पाया जाता है। The nuclear envelope has the pores that allows the passage of material into and out of the nucleus। कि न्यूक्लियर एनवेलप जो है इसके ऊपर पोर्स पाए जाते हैं और यही पोर्स जो हैं वो एक रास्ता बनाते हैं ताकि मटेरियल को इनसाइड और आउटसाइड ट्रांसपोर्ट किया जा सके। क्योंकि आपको पता है बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको हमने न्यूक्लियस से बाहर मूव करवाना है साइटोप्लाज्म की तरफ, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको हमने उठाकर साइटोप्लाज्म से सेल के अंदर लेकर आना, न्यूक्लियस के अंदर लेकर आना है। इट मीन इनसाइड और आउटसाइड जो ट्रांसपोर्ट होनी है वो इन्हीं न्यूक्लियर पोर्स के थ्रू होती है। जैसे आप देखें कि हमारा पास जो डीएनए है, अभी मैंने आपको बताया कि डीएनए जो है वो जब ट्रांसक्रिप्शन करता है तो डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनता है। अब ये जो मैसेंजर आरएनए है इसका फंक्शन ये है कि इसने राइबोसोम्स के साथ जाकर अटैच होना है और प्रोटीन्स बनानी है। तो ओबियसली ये जो डीएनए है ये न्यूक्लियस के अंदर था तो ये काम न्यूक्लियस के अंदर ही हुआ होगा, मतलब ये डीएनए से मैसेंजर आरएनए का बनना है, ये जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस है ये न्यूक्लियस के अंदर होता है। लेकिन अब जब तक ये मैसेंजर आरएनए बन चुका है हमारे पास, अब इसका जो नेक्स्ट फंक्शन है दैट इज़ ट्रांसलेशन, जो कि राइबोसोम्स के साथ जाकर होनी है। तो ओबियसली राइबोसोम न्यूक्लियस के अंदर नहीं मौजूद, वो बाहर पाए जा रहे हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर पाए जा रहे हैं, साइटोप्लाज्म में बिखरे हुए हैं या फिर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच हैं। इट मीन्स कि इस मैसेंजर आरएनए को अब न्यूक्लियस से बाहर निकलना पड़ेगा और साइटोप्लाज्म की तरफ मूव करना पड़ेगा। तो ये जो मैसेंजर आरएनए है ये न्यूक्लियर पोर्स के थ्रू जो है वो बाहर निकलता है और राइबोसोम्स के साथ जाकर अटैच हो जाता है और वहाँ जाकर ये प्रोटीन की सिंथेसिस स्टार्ट कर देता है। ठीक है स्टूडेंट्स, और उसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हमने जैसे प्रोटीन्स हैं जिसको हमने जो है वो साइटोप्लाज्म में बनाकर दोबारा न्यूक्लियस के अंदर लेकर आना होता है। तो इट मीन्स के इनसाइड द न्यूक्लियस या फिर आउटसाइड द न्यूक्लियस जो ट्रांसपोर्ट होती है, जो हमारे पास जो है वो रास्ता इख्तियार किया जाता है, दैट आर न्यूक्लियर पोर्स। ठीक है, और ये जो न्यूक्लियर पोर्स हैं आप कह सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा परफोरेटेड स्ट्रक्चर होते हैं जिनका डायमीटर तकरीबन 150 नैनोमीटर तक हो सकता है, और ये इनका जो स्ट्रक्चर है वो बहुत हाईली कॉम्प्लेक्स होता है जिसे हम न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स कहते हैं, जिसकी मदद से ये इजीली ट्रांसपोर्ट करवाता है। ठीक है, डिफरेंट तरह की जो प्रोटीन्स हैं वो इनसाइड मूव करती हैं और जो मैसेंजर आरएनए है वो न्यूक्लियस से बाहर की तरफ मूव करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर में भी नज़र आ रहा है, ये देखिए न्यूक्लियर पोर्स आपको नज़र आ रहे हैं न्यूक्लियर एनवेलप के ऊपर। आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है जो कि न्यूक्लियर एनवेलप बना रही है। क्रोमेटिन मटेरियल है इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम, ये बनाता है। न्यूक्लियोलस है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि न्यूक्लियर पोर्स के साथ ही कंटिन्यू हो रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो स्ट्रक्चर है दैट इज़ न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस टेक्स अप अराउंड 25% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस। ठीक है कि न्यूक्लियस का जो हमारे पास सरफेस एरिया है वो तकरीबन 25% जो है वो न्यूक्लियस के वॉल्यूम तक होता है। मतलब न्यूक्लियस का जो टोटल वॉल्यूम है उसका 25% जो है वो न्यूक्लियोलस ने कवर किया होता है। अब ये जो न्यूक्लियोलस है ये हाईली स्टेन्ड स्ट्रक्चर है विद इन द न्यूक्लियस। दिस स्ट्रक्चर इज़ मेड अप ऑफ प्रोटीन्स एंड राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है कि ये प्रोटीन्स और आरएनए से मिलकर बना होता है, और स्पेशली जो हमारे पास ये जो आरएनए हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, ये स्पेशली ये जो आरएनए होता है ये राइबोसोमल आरएनए, क्योंकि आपको पता है हमारे पास 3 तरह के आरएनए होते हैं, मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए एंड ट्रांसफ़र आरएनए। मैसेंजर आरएनए वो आरएनए होता है जो कि डीएनए से मैसेज को कैरी करता है और फिर राइबोसोम्स के पास लेकर जाता है ताकि प्रोटीन्स की सिंथेसिस की जा सके। और जो हमारे पास राइबोसोमल आरएनए, नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि ये राइबोसोम्स के अंदर पाया जाता है, इसलिए हम इसे राइबोसोमल आरएनए कह रहे हैं। और इसके अलावा जो हमारे पास थर्ड आरएनए है दैट इज़ ट्रांसफ़र आरएनए, और उसका फंक्शन ये होता है कि
वो जो है वो अमाइनो एसिड्स को कैरी करके जो है वो प्रोटीन सिंथेटिक जो मशीनरी होती है या जो राइबोसोम्स होते हैं जिसके साथ मैसेंजर आरएनए अटैच होता है उसके पास लेकर जाता है, जो कि एक डिटेल्ड हमारे पास प्रोसेस है। ड्यूरिंग ट्रांसलेशन ये काम हो रहा होता है कि ट्रांसफ़र आरएनए अमाइनो एसिड्स को उठाता है और राइबोसोम्स के पास पहुंचाता है, और एक एक करके जो है वो इस तरह से राइबोसोम्स अमाइनो एसिड्स आते जाते हैं और अमाइनो एसिड्स की चेन बनती जाती है थ्रू पेप्टाइड बॉन्ड। हमारे पास एक पॉलीपेप्टाइड चेन तैयार हो जाती है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो राइबोसोमल आरएनए है वो न्यूक्लियोलस के अंदर पाया जाता है, और इसके अलावा इसके अंदर प्रोटीन्स मौजूद होती हैं। इट्स मेन फंक्शंस इज़ टू रीराइट राइबोसोमल आरएनए एंड कंबाइन इट विद प्रोटीन्स। दिस रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ इनकम्प्लीट राइबोसोम। ठीक है, कि न्यूक्लियोलस का काम जो है वो राइबोसोम्स को बनाना है, क्योंकि ये मोस्ट विजिबल स्ट्रक्चर होता है नॉन डिवाइडिंग न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है कि न्यूक्लियोलस हमेशा उन सेल्स में या उस न्यूक्लियस के अंदर हमें नज़र आएगा जो कि नॉन डिवाइडिंग स्टेज होती है सेल की। ठीक है, कि मतलब उस दौरान जब न्यूक्लियस डिवाइड नहीं कर रहा होता, नॉन डिवाइडिंग स्टेज जब चल रही होती है, उस दौरान हमें न्यूक्लियोलस नज़र आता है। जैसे ही न्यूक्लियस या फिर सेल डिवाइड करना शुरू करता है, उस फ़ौरन से जो है ये न्यूक्लियोलस डिसअपेयर हो जाता है। जैसे आप लोग पढ़ते भी हैं जब आप माइटोसिस पढ़ते हैं, तो उस दौरान जब आप मेटाफेज की स्टेज पढ़ते हैं तो आप कहते हैं न्यूक्लियर एनवेलप एंड न्यूक्लियोलस डिसअपेयर। ठीक है, इट मीन्स कि डिवाइडिंग स्टेज के दौरान हमारे पास न्यूक्लियोलस डिसअपेयर हो जाता है। इट अपीयर्स ओनली ड्यूरिंग नॉन डिवाइडिंग स्टेज ऑफ द सेल। ठीक है, और ये नॉन मेम्ब्रेनस बाउंड स्ट्रक्चर होता है हमारे पास, और राइबोसोम्स को सेंसाइज करने के लिए ये जो है वो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करता है। इसके अलावा समटाइम्स एक सेल के अंदर हमारे पास 2 और मोर न्यूक्लियोलाई भी हो सकते हैं। इनका जो नंबर है वो डायरेक्टली डिपेंड करता है स्पीशीज़ या सेल के रिप्रोडक्टिव साइकिल के ऊपर। ठीक है, न्यूक्लियोलस का जो नंबर है सेल्स के रिप्रोडक्टिव साइकिल्स के ऊपर डिपेंड करता है। 2 या 3 न्यूक्लियोलाई हमारे पास हो सकते हैं। ज़्यादातर सेल्स के अंदर जो है वो 2 या 3 न्यूक्लियोलाई मोस्टली पाए जाते हैं। ठीक है, और इसकी शेप रफली हमारे पास सफेरिकल होती है। डेंसली ग्रेन्ड स्ट्रक्चर होता है ये। न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन इसके अंदर पाया जाता है। ठीक है, और ये न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजिंग रीजन ही होता है जो कि राइबोसोम को सेंसाइज करने में इस्तेमाल होता है। तो हम कह सकते हैं कि इसका जो मेजर फंक्शन है वो राइबोसोम्स की सेंसिस है। और राइबोसोम्स आपको पता है प्रोटीन सिंथेटिक फैक्ट्रीज़ हैं, और ये खुद कहाँ बन रहे होते हैं, ये खुद न्यूक्लियोलस के अंदर बन रहे होते हैं। तो ओबियसली अब देखेंगे ये न्यूक्लियोलस जो है वो न्यूक्लियस के अंदर पाया जा रहा है जहाँ पर राइबोसोम्स बन रहे हैं। और राइबोसोम्स ने कहाँ जाकर जो है वो अपना काम करना है, राइबोसोम्स जो है वो बनने के फ़ौरन बाद न्यूक्लियस से बाहर ट्रांसफ़र हो जाते हैं, साइटोप्लाज्म में बिखर जाते हैं जाकर, या फिर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ जाकर अटैच हो जाते हैं। इट मीन्स कि अब ये जो राइबोसोम बाहर की तरफ ट्रांसफ़र होंगे, ये भी न्यूक्लियर पोर्स के ज़रिए से जो है वो बाहर निकलते हैं और वहाँ जाकर जो है वो साइटोप्लाज्म के अंदर स्प्रेड हो जाते हैं, या फिर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ जाकर अटैच हो जाते हैं। और इसके अलावा हम कहते हैं कि न्यूक्लियस की कोई आउटर मोस्ट बाउंड्री नहीं होती जो कि इसको सेपरेट कर सके न्यूक्लियर मटीरियल से, और ये राइबोसोमल आरएनए को डायरेक्टली जो है वो सेंसाइज कर रहा होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये जो न्यूक्लियोलस होता है इसके अंदर हमारे पास 2 रीजन्स होते हैं। एक को हम बोलते हैं पेरिफेरल ग्रैनुलर रीजन। ठीक है, पेरिफेरल ग्रैनुलर रीजन, और एक हमारे पास सेंट्रल फिब्रिलर रीजन होता है। मतलब आप न्यूक्लियोलस को 2 रीजन्स में डिवाइड कर रहे हैं। एक इसका पेरिफेरी का एरिया होता है, मतलब बाउंड्री का एरिया होता है, और एक इसका सेंटर का एरिया होता है, दैट इज़ सेंट्रल फिब्रिलर रीजन। अब ये जो पेरिफेरल ग्रैनुलर रीजन होता है, ठीक है स्टूडेंट्स, ये जो पेरिफेरल ग्रैनुलर रीजन होता है इसके अंदर राइबोसोमल सब यूनिट्स पाए जाते हैं, और जो सेंट्रल फिब्रिलर रीजन होता है इसके अंदर लार्जर मॉलिक्यूलर वेट आरएनए और राइबोसोमल आरएनए मौजूद होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास न्यूक्लियोलस का रीजन हो गया। उसके बाद हम क्रोमोसोम्स की बात करते हैं जो कि सेल के न्यूक्लियस के अंदर पाए जा रहे होते हैं। द फंक्शंस ऑफ क्रोमोसोम्स आर जो कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हैं फाउंड इन द न्यूक्लियाई ऑफ बोथ एनिमल एंड प्लांट सेल्स। They are made up of protein, 1 molecule of deoxyribonucleic acid। ठीक है, स्पेसिफिकली इसके अंदर हिस्टोन प्रोटीन्स पाई जाती हैं। ठीक है, 8 हिस्टोन प्रोटीन्स इसके अंदर मौजूद होती हैं जो कि डिफरेंट होती हैं एक दूसरे से, और इसके अलावा इसके अंदर डीएनए मौजूद होता है जो कि हाईली कन्वोलेटेड होता है, हिस्टोन प्रोटीन्स के गिर्द पैक हुआ होता है, जैसे यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है, कि ये जो डीएनए है ये इन 8 हिस्टोन प्रोटीन्स के गिर्द पैक होकर एक स्ट्रक्चर बनाता है, दैट इज़ कॉल्ड एज सोलेनाइड, जिसे हम न्यूक्लियोसोम बोलते हैं। ठीक है, कि ये जो 8 हिस्टोन प्रोटीन्स के गिर्द ये जो डीएनए पैक हो रहा है दैट इज़ कॉल्ड एज न्यूक्लियोसोम। ठीक है, और फिर ये मज़ीद कॉन्वोलेट होता है, मज़ीद हाईली पैक होता है, और उससे हमारे पास एक स्ट्रक्चर बनता है दैट इज़ कॉल्ड एज सोलेनॉइड। और फिर अल्टीमेटली इसकी मज़ीद कॉन्वोलेशन से, मज़ीद इसकी फोल्डिंग से हमारे पास एक और स्ट्रक्चर आ जाता है
जिसको हम फाइनली कहते हैं क्रोमोसोम्स। ठीक है, तो ये एक प्रॉपर आपका जो है वो एक प्रॉपर लेक्चर है जिसके अंदर हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि क्रोमोसोम किस तरह से कॉइल होकर डीएनए किस तरह से कॉइल होकर क्रोमोसोम बना रहा है, जिसके अंदर डिफरेंट स्ट्रक्चर हैं, न्यूक्लियोसोम है, सोलेनॉइड है, लूप डोमेन्स हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास सारे के सारे मिलकर जो है वो क्रोमोसोम बना रहे होते हैं। एज अ होल हम कह सकते हैं कि क्रोमोसोम के अंदर हिस्टोन प्रोटीन्स होती हैं, 8 हिस्टोन प्रोटीन्स पैक होती हैं, और फिर थोड़ा सा जो है वो एक डीएनए आता है और फिर दोबारा से हिस्टोन प्रोटीन्स पैक हो जाती हैं। तो ये जो दरमियान में कनेक्टिंग लिंक बन रहा होता है बिटवीन वन न्यूक्लियोसोम एंड द सेकेंड न्यूक्लियोसोम, ये जो डीएनए होता है इसको हम लिंकर डीएनए कहते हैं, कि जो एक न्यूक्लियोसोम को दूसरे न्यूक्लियोसोम के साथ कनेक्ट करने में हेल्प कर रहा होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये जो क्रोमोसोम है ये हमें तब नज़र आते हैं जब सेल डिवाइड करना शुरू होता है। ठीक है, कि जब सेल डिवाइड करना स्टार्ट होता है तो उस दौरान हमें डिवाइडिंग स्टेज में क्रोमोसोम नज़र आते हैं। लेकिन जब सेल नॉन डिवाइडिंग स्टेज में होता है, या जो न्यूक्लियस है जब नॉन डिवाइडिंग स्टेज में होता है, तब हमें ये क्रोमोसोम विजिबल नज़र नहीं आ रहे होते। तब हमें जो है वो न्यूक्लियस के अंदर क्रोमैटिन मटीरियल पड़ा हुआ नज़र आता है। ठीक है, ये जो क्रोमैटिन मटेरियल है, जैसे ही सेल डिवाइडिंग स्टेज में जाता है, क्रोमैटिन मटेरियल कंडेंस होकर जो है वो क्रोमोसोम की शक्ल इख्तियार कर लेता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये बात आपने याद रखनी है कि क्रोमोसोम हमें डिवाइडिंग स्टेज में नज़र आता है जब सेल ने एक सेल से 2 सेल में कन्वर्ट होना होता है। उसके बाद हमारे पास न्यूक्लियोप्लाज्म है जो कि सेल का फ्लूइड मटेरियल होता है। जस्ट लाइक द साइटोप्लाज्म फाउंड इनसाइड द सेल, द न्यूक्लियस कंटेन न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, कि जिस तरह से सेल के अंदर साइटोप्लाज्म पाया जाता है, उसी तरह से न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म पाया जाता है, आल्सो नोन एज कैरियोप्लाज्म। ठीक है, इसको हम कैरियोप्लाज्म भी कहते हैं क्योंकि कैरियो का वर्ड हमेशा न्यूक्लियस के लिए यूज़ होता है। ठीक है, जैसे आप लोगों ने सुना होगा कैरियोकाइनेसिस, मतलब जो न्यूक्लियस की डिवीजन है उसको हम कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। उसी तरह से ये वर्ड निकला है कैरियोप्लाज्म, मतलब वो साइटोप्लाज्म जो कि न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है। द न्यूक्लियोप्लाज्म इज़ अ टाइप ऑफ प्रोटोप्लाज्म दैट इज़ मेड अप ऑफ मोस्टली वाटर, अ मिक्सचर ऑफ वेरियस मॉलिक्यूल्स एंड डिजॉल्व्ड आइंस। ठीक है, इसके अंदर वाटर होता है, वेरियस मॉलिक्यूल्स होते हैं और डिजॉल्व्ड आइंस भी हो सकते हैं। इट इज़ कम्प्लीटली एनक्लोज्ड विद इन द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर एनवेलप। ठीक है, कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर एनवेलप ने इसको कम्प्लीटली एनक्लोज किया होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये न्यूक्लियोप्लाज्म का स्ट्रक्चर था। उसके बाद हमारे पास ये जो जितने हमारे पार्ट्स थे न्यूक्लियस के, जिसके अंदर हमने न्यूक्लियर एनवेलप को डिस्कस किया, उसके अंदर हमने जो है वो क्रोमोसोम्स को डिस्कस किया, न्यूक्लियोप्लास्ट को डिस्कस किया और न्यूक्लियोलस का डिस्कस किया। ये सारे हमारे न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर्स थे। होप सो स्टूडेंट यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ये हमारा जनरल ओवरव्यू था न्यूक्लियस का। उसके अलावा हम इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। यहाँ तक कोई भी मसला हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो लाजमी मुझसे डिस्कस कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।